हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल त्रिहन टॉक्स। मेरा नाम विशाल त्रिहन है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए एक आईपीओ जो अभी कल क्लोज होगा उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। कंपनी का नाम है यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि और हम देखेंगे कंपनी के इश्यूज के बारे में जानकारी है। तो ये प्राइस बैंड जो है इस वक्त 745 और 785 करोड़ रुपीज़ का है। एक लॉट में आप 19 शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। टोटल इशू साइज जो होगा वो 500 करोड़ का है, जिसमें से 50% जो है ऑफर फॉर सेल है और 50% जो है फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं शेयर्स बेच रहे हैं फॉर प्रॉफिट बुकिंग वीकेंड से, और फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी रेज कर रही है पैसा अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो पोस्ट इशू जो होगा ये 4000 करोड़ का मार्केट कैप होगा कंपनी का। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पे होगी। कंपनी के जैसे ही नाम से पता लगता है इट्स इनटू बेसिकली इनटू एरोस्पेस। तो कंपनी एक ग्लोबल हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, विच इज़ एक्चुअली बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस ऑफरिंग के हिसाब से। इसमें इन्वॉल्व क्या है? मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग एंड क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स बेसिस द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर क्लाइंट्स, जो बेसिकली एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं। ये भी नीचे की एग्जांपल्स इसको क्लियरली शो करती हैं कि कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज हैं और क्या कंपनीज के प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकेशंस हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के देखें तो जैसे कि हमने पिछली ही स्लाइड पे देखा, वहाँ पे कंपनी स्पेसिफिकली टू टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को एम्फोसाइज करी है, बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस कैपेबिलिटीज़। कंपनी के पास इन हाउस है कैपेबिलिटी, मशीनिंग है, चाहे सीएनसी हो, फैब्रिकेशन हो, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को तो मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझे कि बिल्ड टू प्रिंट एक्चुअली होता क्या है। बिल्ड टू प्रिंट एक प्रोसेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जो होता है स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग्स जो क्लाइंट शेयर करते हैं, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स नहीं है। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट्स की तरफ से आएगा उसी के अकॉर्डिंगली ये प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पे बिल्ड टू प्रिंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस। नाउ समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट्स नए डेवलप किए जाते हैं रादर देन ऑलरेडी इनटू द प्रोडक्शन, तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे कंपनी असिस्ट करती है कि कैसा डिज़ाइन होगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशंस जो क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं, और फाइनली वो प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन क्या होगा उस पर परफॉर्मेंस को लेके, तो वो बैकवर्ड इंजीनियरिंग की जाती है और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, बैंगलोर में सिचुएटेड है। टोटल यूनिट्स हमारे पास दो हैं। एक यूनिट है जो 30,000 स्क्वायर फीट का है और दूसरा यूनिट जो है एसीजेड में है जो 90,000 स्क्वायर फीट का है। कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, इसके लिए इसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें एएस 9001D, BSEN ISO 9001 एंड ISO 45001 शामिल है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, टेक्निकल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आप देखें डिवाइड किया है कंपनी ने इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एरो इंजन टूलिंग को लेके, एयर फ्रेम टूलिंग को लेके, और कुछ प्रिसीशन पार्ट्स एज आई सेड वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए जाते हैं, एंड देन सब सिस्टम्स। नाउ अब मोटा मोटा इसको समझने की बात करें तो ये प्रोडक्ट्स करते क्या हैं। ये हेल्प करेंगे उन मैन्युफैक्चरर्स को जो एक्चुअली एयरक्राफ्ट के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और कैसे हेल्प करेंगे? इनके प्रोडक्ट्स जो है हेल्प करते हैं इंजन लिफ्टिंग एंड बैलेंसिंग बीम्स के लिए, असेंबली, डिसम्बली एंड कैलिब्रेशन टूलिंग के लिए, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट होंगे, एयर फ्रेम असेंबली प्लेटफॉर्म्स देती है कंपनी, इंजन ट्रांसपोर्टेशन स्टैंड्स प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल टर्न की सिस्टम्स और प्रिसीशन कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो यूएस से आ रहा है, तो 90% से प्लस जो है उनका वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब टॉप 10 कस्टमर्स बेसिकली 99% ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इवन की ओनली टॉप 4 कस्टमर जो हैं वो 80% प्लस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक रेड फ्लैग है इस कंपनी में, क्योंकि ये बहुत ही हाई डिपेंडेंस है। तो अगर उन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे तो देन कंपनी विल बी हैविंग ए प्रॉब्लम, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शॉर्टफॉल कर जाएगी और यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ ऑपरेशनल चैलेंजेस, जो हाई लीड टाइम है, क्योंकि ये यूएस से ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं पर वहाँ से जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और डायरेक्ट एक्सेस यूएस मार्केट का है नहीं। तो इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए कंपनी दो अप्रोचेस डिसाइड करने के प्रोसेस में है। एक तो ये कि टूलिंग और इन्वेंट्री का एक वेयर हाउस यूएस में बना दिया जाए, और सेकेंड ये कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस बनाई जाए, या फिर अपनी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू और या एक्विजिशन के थ्रू। तो कंपनी ओपन टू बोथ है। नाउ
सप्लाई की बात करें तो कंपनी 62% ऑफ रॉ मटेरियल जो है इंडिया में ही प्रोक्योर करती है, जिसमें कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, एल्यूमिनियम, ये जो प्रोडक्ट्स इसको यूज करने में इस्तेमाल होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, सिलेंडर्स एंड शेकल्स एंड ऑल दैट, ऑल टेक्निकल टर्म्स हैं। और जो अवेलेबल नहीं होता वो स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट से सप्लायर से मंगाया जाता है। नाउ अगर हम अच्छी बात करें तो कंपनी एक्चुअली सप्लायर है 4 आउट ऑफ द 6 अप्रूव्ड लाइसेंसेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं एरो इंजन्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट के और दूसरे पार्ट्स बनाने के लिए, उनमें से 6 अप्रूव्ड जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनमें से 4 कंपनियों को हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करती है और सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। अगर हम मार्केट की एड्रेसेबल मार्केट और सेक्टर आउटलुक देखें, यहाँ पे एड्रेसेबल मार्केट एक्चुअली अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एंड मार्केट के आउटलुक्स को देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स के लिए रिलेटेड है तो हमें जानना ये जरूरी है। अगर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज कैसे हो रही हैं, तो डिफेंस और कमर्शियल एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज को देखें तो कोविड का इम्पैक्ट जो था वो 2020-21 के टाइम पे आया था क्योंकि सब कुछ बैन हो गया था। पर उसके बाद आप देखें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज हो, वहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, डिफेंस एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज को भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल एयर ट्रैवल में स्पेंड ज़्यादा है। तो ये बेसिकली वाइस एंड वर्सा केस है कि जहाँ पे अगर एयर ट्रैवल ज़्यादा है तो आपकी कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड भी जनरेट होती है, तो यहाँ पे मार्केट इंक्रीज कर रही है। ग्लोबल प्रिसीशन टूलिंग की बात करें तो ये भी सिमिलर वे है, कोविड के इम्पैक्ट के बाद मार्केट वैसे पिक किया है और आने वाले 4 सालों में जो है एंड मार्केट यूटिलाइजेशन जो होगा कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। सो चाहे वो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का हो, चाहे एनर्जीज हो और इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस हो, अक्रॉस द सेक्टर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ आने के अच्छे चांसेस हैं। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के पास जो हमने पहले बात करी, हालांकि कॉन्सेंट्रेशन ऑन कस्टमर्स है, बट फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे उनके पास कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मेंटेन रहेंगे। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो कहाँ 2022 में कंपनी 37 करोड़ का सेल्स कर रही थी और आज की डेट में जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ है वहाँ पे उन्होंने 213 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट्स में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। नाउ ये स्पेसिफिक ग्रोथ आई है किसी रीजंस की वजह से, तो हम इसको रीजंस को जानने के देखेंगे। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एनालाइज कैपेसिटी, तो कंपनी ने एक मटेरियल सब्सिडरी जो है अपने साथ जोड़ी है अपने डिस्क्लोजर्स में, जिसकी वजह से उनके पास जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ बेसिकली 78%, और साथ साथ जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर्स भी बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। नाउ अगर हम सिंपली देखें तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, हमें हमेशा बेंचमार्क करना चाहिए कि कंपनी एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स कैसे काम कर रही है, तो दैट इज़ अ मोर मीनिंगफुल अप्रोच। तो हम लिस्टेड कंपनीज के देखें, जो आज़ाद इंजीनियरिंग है, डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजीज है, एमटार है, पारस डिफेंस है और डेटा पैटर्न्स है, ये सारी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं और एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू का कंपैरिजन किया जाए तो यूनिमैक जो है वो काफ़ी कंपेरेबल है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज पारस डिफेंस का जितना रेवेन्यू है अराउंड 253 करोड़, हमारी कंपनी 208 करोड़ जनरेट कर रही है। सो कंपेरेबल रेवेन्यू है, हालांकि बाकी कंपनियां इनसे ज़्यादा भी क्रिएट कर रही हैं। बट मार्जिन्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ही अच्छे मार्जिन जनरेट करती है कंपनी, इन टर्म्स ऑफ 37% एबिटा मार्जिन है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 27% है। बट जो अदर लिस्टेड कंपनीज में उसमें सिर्फ डेटा पैटर्न जो है इसको प्रॉफिट मार्जिन पर बीट करती है, रेस्ट के कंपैरिजन में ये एवरेज के अबव है। इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि आरओसी और आरओई भी इसका एवरेज के मार्केट पेयर्स के अकॉर्डिंगली एवरेज से अलग है, और इसका सीधा सीधा श्रेय इनके वर्किंग कैपिटल को जाता है। अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो बाकी सब पियर्स का जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 200 के ऊपर चल रहा है। ओनली डेटा डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का वर्किंग कैपिटल डेज जो है 107 है और उसी अकॉर्डिंगली यूनिमैक का जो है 117 है। तो यहाँ पे ये एक एज है इन दो कंपनीज के पास। तो पीयर कंपैरिजन में हमारी कंपनी जो यूनिमैक जो आज आईपीओ लेके आई है वो अच्छा काम कर रही है। ग्रोथ भी इनके पास अच्छी है, बट आई डोंट नो कि ये एक रिलायबल नंबर है 139% इसकी ग्रोथ का, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव हुई थी क्योंकि उन्होंने मटेरियल सब्सिडरी के मर्ज किया है अपने आप में। हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं तो बेसिकली आज़ाद इंजीनियरिंग जो है, डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजीज और एमटार जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। तो इसकी वजह से आपके देख सकते हैं कि यहाँ पे 60%, 70 और 80% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। और यूनिमैक के लिए भी हमने देख लिया
90% ऑफ रेवेन्यू जो है यूएस से जनरेट हो रहा है, तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पे फोकस ज़्यादा है। अब हम बात करें कि उनके मल्टीपल्स क्या है, तभी हमें समझ पाएंगे कि हमारे पास जो आईपीओ आ रहा है वो एक रिलायबल नंबर पे आ रहा है या महंगा है या सस्ता है। आज़ाद इंजीनियरिंग जो है वो 142 है और डायनामेटिक्स जो है वो 60 है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी 60 के नीचे ट्रेड नहीं कर रही है, तो और बाकी की सारी कंपनियां जो है इवन 70 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। हमारी कंपनी ने इसीलिए कुछ बीच का नंबर चुना है, 68 का मल्टीपल है जिसके ऊपर आईपीओ आया है। तो मेरा मानना है कि ये एक रीजनेबली प्राइस्ड आईपीओ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए, बट एज अ बिजनेस यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ ऑर्डर्स जो है वो कुछ ही कस्टमर्स के ऊपर है, तो मैं लॉन्ग टर्म में इसको बढ़ते हुए नहीं दिखता। हालांकि यहाँ पे इस सेक्टर में फोकस ज़रूर है इन्वेस्टर्स का, इसकी वजह से पिछले 1-2 सालों में हमने इन्हीं कंपनियों के शेयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी, बट क्या वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे, आई डाउट अबाउट द सेम। तो आप इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेल्स के लिए अप्लाई कीजिए, एक प्रीमियम लिस्टिंग होने के चांसेस अच्छे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर मी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और आप हमें दूसरे सोशल मीडिया चैनल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली शेयर करता हूँ। कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो सेबी द्वारा मैंडेटेड है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई गारंटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते, और ना ही हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं जिसमें हम आपको कोई गारंटेड रिटर्न्स जनरेट करने की बारे में क्लेम कर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट, मैं इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और ना ही हमारा कोई और एसोसिएट है जो इसमें कंपनी में अप्लाई कर रहा हो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच।